नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गैजेट्स 360 हिंदी में। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हो टेक आपकी जुबान में। अब जैसे कि आपको पता ही होगा, हम लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी कि मेरी जो तबीयत थी वो पिछले हफ्ते इतनी कुछ खास अच्छी नहीं थी, इसलिए पिछले हफ्ते का जो एपिसोड है वो कैंसिल हो गया था। और वो इसलिए था क्योंकि मतलब घर में रह के ना, मतलब 1 साल से तो मैं घर पे ही हूँ, मैं इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसकी वजह से जो मेरे मसल्स है वो थोड़े से मतलब मेरे को तंग करने लग गए हैं और मैं थोड़ा बुढ़ा भी होने लग गया हूँ। क्या बुढ़ा, 25 साल का क्या कौन बुढ़ा होता है, पर फिर भी मेरे को दुखता है अपने गर्दन में, पीठ में, तो उसकी वजह से मेरे को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था 1 हफ्ते के लिए। उसके साथ में जो मानसिक स्थिति है मेरी वो भी कुछ खास अच्छी नहीं थी, क्योंकि आप देख सकते हो बाहर कैसा माहौल है अब, उसके चलते तो उसकी वजह से मैं पिछले हफ्ते का जो एपिसोड है उसे नहीं बना पाया था, तो उसके लिए मैं थोड़ा क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मैंने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की थी कि यार टेक्नोलॉजी की जो स्पीड है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है आजकल। 1 हफ्ते के अंदर पूरा संसार बदल गया मेरे हिसाब से। तो पिछले हफ्ते हम लोग बात करने वाले थे किसके बारे में? एप्पल के नए लॉन्चेस के बारे में। इस हफ्ते इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी हो गई है कि वो आउटडेट हो गया है। इस हफ्ते हम लोगों ने देखा है कि मी 11X सीरीज जो है वो लॉन्च हो गई है, और आप में से कई सारे दर्शक हमसे पूछ रहे थे कि यार ये सीरीज़ कब लॉन्च होने वाली है, तो ये हो गई है अब इसके अलावा एक और चीज़ लॉन्च हो गई, और वो है जो सैमसंग के जो नए गैलेक्सी बुक्स हैं उसके भी लाइनअप लॉन्च हो चुके हैं। तो हम जैसे कि देख सकते हैं जो पूरा वर्ल्ड है टेक का वो आगे बढ़ गया है, तो इसके बारे में हम लोग इस हफ्ते बात करेंगे। ऑब्वियसली हम लोग एप्पल के जो प्रोडक्ट लॉन्चेस है उनको थोड़ा टच तो करेंगे ही, लेकिन इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसके अलावा आपकी जुबान के ऊपर टेक कैसे ही आएगा। तो चलिए फटाफट इस एपिसोड को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह मुझे आपको ये याद दिलाने दो कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया हो तो, और उसके साथ में उस बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए जिससे कि आपको हमारे सारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं एप्पल के लॉन्चेस के साथ में। तो सबसे पहली बात तो जो सबसे ज़्यादा बोलबाला हुआ था एप्पल के प्रोडक्ट्स का वो तो था कि एयर टैग उन्होंने लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, अब ये एयर टैग क्या करता है? बेसिकली एक टाइल ट्रैकर की तरह। अब टाइल ट्रैकर क्या होता है वो ज़्यादातर लोग इंडिया में यूज़ नहीं करते, लेकिन बाहर लोग यूज़ करते हैं। एक NFC टैग होता है जिसको आप अपने बैग के ऊपर या किसी वैल्यूएबल चीज़ के ऊपर लगा देते हो और फिर भूल जाते हो उसके बारे में। और जब उस बैग या फिर किस वैल्यूएबल चीज़ को कहीं पर आप भूल जाते हो एक्चुअल में, तो फिर आप क्या करते हो? अपने फ़ोन के ऊपर जाते हो और फिर उस टाइल ऐप को खोलते हो और फिर देखते हो कि यार ये मेरा बैग अप्रॉक्सीमेटली कहाँ पर है। यही काम करता है आपका एयर टैग, बस इसका जो इंटरफेस है वो और बेटर है। टिपिकल एप्पल फैशन के अंदर वो आपको बता देगा कि आपका जो भाई बैग या फिर कोई भी वैल्यूएबल आइटम है वो एग्जैक्टली कहाँ पर है, प्रिसाइजली कहाँ पर है। आप उसके ऊपर उस ऐप के थ्रू एक आवाज़ भी निकाल सकते हो जिससे कि आपको पता चल जाए कि यार ये मेरा जो भी वैल्यूएबल चीज़ है वो यहाँ पर पड़ी हुई है, जिससे कि आप फटाफट उसके ऊपर चल के जा सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ लॉन्च की है। बहुत टाइम से लॉन्च करने वाले थे एप्पल, लेकिन अभी तक किया नहीं था, तो इस बार फाइनली कर दिया। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा उन्होंने क्या लॉन्च किया। तो एक चीज़ के बारे में आप में से एक दर्शक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, और वो था एक पर्पल कलर का आईफोन। जी हाँ, तो इन्होंने लॉन्च कर दिए हैं अपने iPhone 12 सीरीज को एक पर्पल वेरिएंट के अंदर। अब आप में से एक इंसान ने यह भी पूछा था कि क्यों इन द फर्स्ट प्लेस क्या जरूरत थी एक नया कलर वेरिएंट इंट्रोड्यूस करने की। ऑब्वियसली टिम कुक ने एक चीज तो ये बोली थी कि जो पर्पल कलर है दैट इज द कलर ऑफ स्प्रिंग। वो इसलिए क्योंकि स्प्रिंग के टाइम पे लैवेंडर फ्लावर्स ब्लूम करते हैं। तो अगर आप बाहर के देशों में जाओगे या फिर पहाड़ी जगहों पे जाओगे तो आपको जरूर देखने को मिलेगा कि जो पहाड़ है वो एकदम पर्पल कलर के हो जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि लैवेंडर्स ब्लूम करते हैं। इसके अलावा एक और रीज़न है, और वो ये है कि जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है ना उसको वापस जिंदा करना पड़ता है इन लोगों को पता है कि इन्होंने अक्टूबर के टाइम में लास्ट ईयर नए आईफोन की जो सीरीज है उनको लॉन्च किया था, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है, इसका जो हाइप है ये फिजल आउट हो जाता है, ये डाई होना शुरू हो जाता है, मरना शुरू हो जाता है। और उसके बाद में इनको ये भी पता है कि उनकी जो नई सीरीज है iPhone 12 सीरीज है वो थोड़ी सी ओवर प्राइस है, तो उसकी वजह से भी लोगों को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा है। लोग अभी भी ज़्यादा ग्रेविटेट कर रहे हैं पिछली जनरेशन के ऊपर, iPhone 11 सीरीज के ऊपर। तो इन लोगों ने सोचा कि अभी टाइम आ गया है रिफ्रेश करने का, ये पूरी चीज़ को थोड़ी सी और जान डाल देने की इस सीरीज के अंदर, जिससे कि हम लोग और ज़्यादा इसके अंदर से प्रॉफिट्स निकाल सके। ये पहले तब करते थे जब वो अपने रेड एडिशंस लॉन्च करते थे आईफोन्स के। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या लॉन्च किया है एप्पल ने। तो एप्पल ने लॉन्च किया है नए iPad प्रोस, ठीक है। तो इसके अंदर 2 वेरिएंट्स है, एक छोटा वेरिएंट एक बड़ा वेरिएंट है, लेकिन मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड बड़े वेरिएंट के अंदर हूँ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स दिए हुए हैं
जो मैं सोच नहीं सकता था कि आप एक टैबलेट में डाल सकते हो। तो ऑब्वियसली दोनों वेरिएंट्स के अंदर आपको एप्पल की M1 चिप्स तो देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो बड़ा वेरिएंट है उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा XDR डिस्प्ले और साथ में 1 टेराबाइट तक की स्टोरेज और उसके साथ में आपको दी गई है थंडरबोल्ट 3 की भी सपोर्ट। तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो अपने सिर्फ एक iPad Pro के साथ में, और ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा एक पॉकेट फ्रेंडली अप्रोच है एक लैपटॉप को बनाने का। ऑब्वियसली ये अभी भी एक iPad ही है, तो उसके UI की वजह से आप बहुत सारी चीजों तक सीमित हो, पर फिर भी अगर आप उसके पॉसिबिलिटीज़ को देखोगे तो वो एंडलेस होते ही जा रही है हर जनरेशन के अंदर। तो मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब और इसके आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा और क्या क्या लॉन्च किया है हमारे एप्पल ने, और वो है iMac। जी हाँ, अब जो नया जो iMac का वर्जन है वो बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको उसका डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा। उनको ऐसा लग रहा है कि एक बच्चे ने उसका चित्र बना दिया है और फिर उसको रियल लाइफ में रेंडर कर दिया है। पर मेरे हिसाब से ये काफ़ी कूल दिखता है, क्योंकि मेरे को आई कैचिंग कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद है और उसका ओवरऑल डिजाइन भी मेरे को तो भाता है। क्योंकि हाँ ठीक है, वो पतला है, स्लिम है, सब माना, उसकी जो चिन है वो भी बहुत ज़्यादा मोटी है, लेकिन जो ये रिफ्रेश है ये बहुत टाइम से मेरे को लगता है ओवरड्यू था एप्पल की तरफ से, क्योंकि ऑलमोस्ट एक डेकेड होने वाला है सेम फॉर्म फैक्टर को चलाते चलाते चलाते, तो मैं भी बोर हो गया ये सब कुछ देख के। चलिए, उसके अलावा iMac के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। इस साल बहुत सारी नई चीज़ें उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट की है। ऑब्वियसली M1 तो डाल दिया है iMac के अंदर, उसके अलावा उन्होंने स्पेशल ऑडियो भी डाल दिया, और उस चिन की, इतनी मोटी चिन की वजह से उन्होंने क्या किया है कि नए बड़े स्पीकर्स डाल दिए, तो आपको और भी बेटर साउंड क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा जो उसका वेबकैम है उसके अंदर भी थोड़े से इंप्रूवमेंट दे दिए हैं। उसका जो इमेज सेंसिंग प्रोसेसर है उसको भी अपडेट कर दिया गया है, तो इसकी वजह से आप जब भी कोई भी वीडियो कॉल करोगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अब वर्क फ्रॉम होम सिनेरियोस के अंदर, तो आपको बेटर क्वालिटी देखने को मिलेगी। और ये मेरे ख्याल से एप्पल का अब धीरे धीरे करके एक सेलिंग पॉइंट बनने वाला है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम विल बी द न्यू नॉर्मल, तो उसके अराउंड बहुत सारे इनोवेशंस लेके आएगा एप्पल। इसके अलावा एप्पल ने क्या किया अपने iMac के साथ में, उन्होंने जो नए मैजिक कीबोर्ड और माउस है उसको भी इंट्रोड्यूस कर दिया। जो मैजिक माउस है वो इतना कोई बड़ा रिफ्रेश नहीं है, क्योंकि उसके अंदर हम लोगों को वही घिसा पीटा पोर्ट देखने को मिलता है लाइटनिंग वाला, जिसके साथ में आपको कनेक्ट करना पड़ेगा और अपना जो माउस है उसको थोड़ी देर इनएक्टिव रखना पड़ेगा। मेरे को नहीं लगता उसके अंदर कोई भी चार्जिंग स्पीड के अंदर भी कोई डिफरेंस है, बस थोड़ा सा कलर नया डाल दिया उसके अंदर। इसके अलावा जो कीबोर्ड है वो मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो अपर एंड है मैजिक कीबोर्ड का उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा टच ID, तो मेरे हिसाब से काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है और बहुत ही सहूलियत वाला फीचर है। किसी भी चीज़ के ना आप अगर टच ID लगा देते हो तो उसको अनलॉक करना और भी आसान हो जाता है। तो ये तो रहे हमारे एप्पल के जितने भी डिवाइसेस लॉन्च हुए थे। अब आगे बढ़ते हैं और क्या क्या लॉन्च हुआ था इस हफ्ते। तो अब आ जाते हैं हम लोग Mi 11X सीरीज के ऊपर। इन लोगों ने Xiaomi ने 3 नए डिवाइसेस लॉन्च किए हैं इस सीरीज के अंदर, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जाना माना डिवाइस है वो है Mi 11 Ultra, और वो इसलिए है क्योंकि ये सबसे एक्सपेंसिव डिवाइस है अब तक का Xiaomi की तरफ से। इसका जो रेट है वही शुरू हो जाता है 69,990 रुपीज़ से। जी हाँ, और ये इसे डाल देता है डायरेक्टली एक कॉम्पिटिशन के अंदर, जिसके अंदर आपको Samsungs देखने को मिलते हैं S सीरीज, और जिसके अंदर आपको OnePlus आजकल देखने को मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस कैटेगरी के अंदर चला गया है, और इसके साथ में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर ना एकदम मस्त फीचर जो सेट दिया हुआ है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो इसके जो प्रोसेसर है वो आपको लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर देखने को मिल जाएंगे। रैम और स्टोरेज वेरिएंट भी बहुत ही अच्छे दिए हुए हैं, और मेरे ख्याल से जो ओवरऑल लुक एंड फील है स्मार्टफोन का काफ़ी भाता है मुझे। जी हाँ, और इसके अलावा अगर आप इसके कैमरा मॉड्यूल को देखोगे तो कई सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि यार ये OnePlus को थोड़ा पीछे छोड़ सकता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एडिशन रहा है इस हफ्ते। जो डिवाइसेस के जो Mi 11X सीरीज है इसके जो रिव्यूज़ है वो जल्दी आएंगे हमारे चैनल के ऊपर, तो उसके लिए बने रहे। इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं बता रहा हूँ इसके बारे में, क्योंकि आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ उसको लेके। चलिए, अब इसके अलावा और क्या हुआ था इस हफ्ते। सैमसंग के नए गैलेक्सी बुक्स को लॉन्च किया गया था। तो इसके अंदर 3 नए डिवाइसेस अब ऐड किए गए हैं। एक तो है गैलेक्सी बुक प्रो, एक है गैलेक्सी बुक प्रो 360 और एक है गैलेक्सी बुक जस्ट स्टैंडर्ड। और इसके अलावा एक गेमिंग लैपटॉप, एक गेमिंग अल्ट्रा बुक भी उन्होंने लॉन्च किया जो है गैलेक्सी बुक ऑडिसी। मैं उसको थोड़ा सेपरेटली इसलिए ट्रीट कर रहा हूँ क्योंकि ये जो बाकी गैलेक्सी बुक्स है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो चलिए इनकी तरफ एक विस्तार में नजर डालते हैं। अब सबसे पहले तो हम लोग इन चारों डिवाइसेस के बीच में थोड़े से जो डिफरेंसेस हैं उनको समझ लेते हैं। तो गैलेक्सी बुक प्रो और गैलेक्सी बुक
Pro 360, इनके बीच में आपको थोड़े से डिफरेंसेस ये देखने को मिलेंगे। जो बुक है वो ऑब्वियसली सबसे लो टियर है और जो बुक 360 है वो सबसे टॉप टियर है। तो टॉप टियर के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि आप i7 तक इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो लेटेस्ट 11th जनरेशन इंटेल कोर प्रोसेसर के साथ में। उसके साथ में आपको 1 टेराबाइट तक की NVMe SSD स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, 32 गीगाबाइट रैम तक देखने को मिल जाएगी। और ये आ जाता है आपको 2 वेरिएंट्स के अंदर, एक तो है 15.6 इंच का वेरिएंट और एक है 13 इंच का वेरिएंट। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा एक लाइनअप है। इसके अलावा आपको क्या देखने को मिल रहा है, Galaxy Book Pro 360 और Galaxy Book Pro के अंदर, इन दोनों लैपटॉप्स के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, AMOLED डिस्प्ले और मोर इंपॉर्टेंटली 5G। जी हाँ, इन लोगों का जो मेन फोकस इस साल रहा है इन बुक्स के साथ में वो ये है कि आप इनके अंदर AMOLED डिस्प्लेस डाल रहे हो, इसके साथ में इनको अल्ट्रा पोर्टेबल बना रहे हो और साथ में इनके अंदर आप 5G कनेक्टिविटी भी दे रहे हो। अब जो नॉर्मल वेनिला जो गैलेक्सी बुक है उसके अंदर AMOLED डिस्प्ले नहीं है, वो एक रेगुलर TFT LCD डिस्प्ले है। और इसके अलावा और भी थोड़े कंफ्यूजन ये है कि 360 के अंदर, क्योंकि नाम के अंदर 360, तो इसका जो डिस्प्ले है वो फुल फ्लिप मारता है 360 डिग्रीज का, और जो बाकी जो इसके वेरिएंट्स है इवन इंक्लूडिंग Odyssey वो सब 180 डिग्रीज तक टिल्ट होते हैं। तो ये तो रहा आपका मोटा मोटा कंपैरिजन। अब एक बार हम लोग Odyssey की तरफ आते हैं, क्योंकि वो मेरे ख्याल से सबसे इंटरेस्टिंग बुक है मेरे हिसाब से। तो इसके अंदर क्या है, इतने पतले फॉर्म फैक्टर के अंदर इन लोगों ने कोशिश की है एक NVIDIA GeForce 3050 Ti घुसाने की। जी हाँ, इतने पतले फॉर्म फैक्टर के अंदर आपको इतना हैवी एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट देखने को मिलेगा। और उसके साथ में जो CPU ऑप्शंस है उसके अंदर भी कोई कंजूसी नहीं की गई है, क्योंकि इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे Tiger Lake H सीरीज इंटेल कोर प्रोसेसर्स जो चले जाते हैं i7 तक। बहुत इंप्रेसिव है। बस इसके अंदर एक चीज़ आपको ये देखने को शायद मिल जाएगी आगे जाके, मेरे को नहीं पता है, अभी तक हम लोगों के पास में रिव्यू डिवाइस नहीं आया और मोस्टली नहीं भी आएगा। उसके बारे में एक रीज़न है, उसके पीछे एक रीज़न है, वो बताऊंगा। ये इतनी अच्छी बात नहीं है इतने पतले फॉर्म फैक्टर के अंदर डालना और इसको एक गेमिंग बुक बनाना। वो इसलिए क्योंकि आपको थर्मल थ्रॉटलिंग के जो इश्यूज है वो देखने को मिल जाएंगे। अब थर्मल थ्रॉटलिंग क्या होती है, अगर आप गेमिंग कर रहे हो या फिर बहुत ही हैवी टास्क चला रहे हो अपने गैलेक्सी बुक Odyssey के ऊपर, तो आप लोग ये देखने को मिलेगा कि उस हैवी लिफ्टिंग की वजह से जो लैपटॉप है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। और उसको ज़्यादा गर्म ना होने के लिए जो आपका जो CPU है और जो GPU है उसको कम एफिशिएंट, थोड़ा कम पावरफुल कर दिया जाता है, जिससे कि वो कम हीट जनरेट करे और अपने आप को थोड़ा प्रिजर्व करके रखे। जिससे क्या होता है, हीट से क्या होता है कि आपके जो पार्ट्स है वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं और आपके पास में जितना पतला लैपटॉप होगा उतना कम एरिया होगा हीट को डेसिपेट करने के लिए। तो ये इश्यू हम लोग नोटिस कर सकते हैं जब ये सेल पे जाएगा। अब सेल के बारे में बात करते हैं, ये इंडिया में नहीं आने वाले हैं। इन चारों में से चारों लैपटॉप्स एनी टाइम सून इंडिया में नहीं आने वाले हैं और वो मेरे ख्याल से बहुत ही स्ट्रेन सी बात है। और ये सैमसंग हमेशा करता है, पता नहीं क्यों अपने लैपटॉप्स इंडिया में नहीं लेके आता है। इवन हम लोग काफ़ी एक्साइटेड होते हैं क्योंकि ये बहुत ही रिफ्रेशिंग चेंज होगा अगर हम लोग इंडिया के लैपटॉप लैंडस्केप को देखेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत बोर हो चुके हैं अब ऑलरेडी ये वही सारे घिसे पिटे ब्रांड्स को देख के। तो अगर एक सैमसंग आ जाएगा हमारे ख्याल से तो एक न्यू ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर होगी इंडियन लैपटॉप सिनेरियो के अंदर। तो ये तो रहे हमारे टॉप प्रोडक्ट लॉन्चेस इस हफ्ते के और पिछले हफ्ते के। तो अब आ जाते हैं हम लोग आपके सवालों के ऊपर। तो इससे पहले कि मैं आपके सवाल लेने शुरू करूं, मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूं कि पिछला जो टेक आपकी ज़ुबान में था, जो मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले आया था, 2 हफ्ते पहले आया था, उसके अंदर मैंने थोड़े से कमेंट्स मिस किए थे। कुछ कमेंट्स मैंने जानबूझ के मिस किए थे। वो इसलिए थे क्योंकि वो कहीं हद तक ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं और जो आपकी जो राय होती है वो मैंने ऑलरेडी कवर कर ली होती है इनिशियली। क्योंकि आप देखो तो मैं आपके भी राय देख के ही कंटेंट को बनाने की कोशिश करता हूं। तो ये मत समझिए कि आपकी जो राय है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये महेश भंडागे जी के बारे में बात कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि शुभम भाई आपने लास्ट वीक मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था, तो इसलिए मेरा जो कमेंट है उसे पहले लीजिए। मैंने पोस्ट के ऊपर जाके देखा और मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं दिखा, मुझे इसके अंदर सिर्फ उनकी राय दिखी। और वो राय ये थी कि शुभम भाई मेरे हिसाब से आज की 10,000 रुपए के अंदर जो स्मार्टफोन्स बनाते हैं मेकर्स,
उनके अंदर बिग बैटरी और एक HD डिस्प्ले देकर बाकी के जो कंपोनेंट्स है जैसे कि प्रोसेसर और कैमरा सेटअप्स, इन दोनों में ही कॉस्ट को घटाने की कोशिश करते हैं स्मार्टफोन मेकर्स। जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं दिखा और ये चीज़ मैंने ऑलरेडी एड्रेस कर दी थी अपने पहले सेगमेंट के अंदर, तो इसलिए मैंने इस कमेंट को इंक्लूड नहीं किया था क्योंकि अगर आप उसकी ड्यूरेशन देखोगे तो वो काफ़ी लंबी हो गई थी। पर फिर भी आपकी कमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचिए कि मैं इन चीज़ों को नहीं देख रहा हूँ, बिल्कुल देख रहा हूँ। इसके बाद में क्लिक मिस्टर वर्ल्ड का कमेंट आता है और ये भी यही बोल रहे हैं कि लास्ट एपिसोड के अंदर मैंने इनका जो कमेंट है उसको नहीं उठाया था। और इसके बाद में ये कहना चाह रहे हैं कि iPhone 12 लेना चाहिए या फिर iPhone 12 का दाम iPhone 11 लेना चाहिए या फिर iPhone 12 के दाम को कम होने के लिए इनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। तो इनका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, पर मेरे को लगता है थोड़ा सा कम रियलिस्टिक है। iPhone 12 का जो दाम है वो तब तक कम नहीं होगा जब तक नेक्स्ट जनरेशन नहीं आ जाती। और अगर आपको अभी के अभी कोई भी आईफोन उठाना है या स्मार्टफोन उठाना है तो अगर आपका जो पॉकेट है उसके बारे में ज़्यादा सोचो और ये मत देखो कि आपको लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट आईफोन लेना है या नहीं, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग एंड पे देखोगे तो आप ज़्यादा चीज़ें मिस आउट नहीं करोगे एक्सेप्ट एक नया सा अच्छा सा दिखने वाला फॉर्म फैक्टर। पर इवन अगर आप प्रोसेसर के बारे में बात करोगे तो रियल टाइम यूजेज के अंदर, रियल वर्ल्ड यूजेज के अंदर आपको ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेंगे। और मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इन दोनों डिवाइसेस को यूज़ किया है फर्स्ट हैंड। तो अगर आप अभी भी iPhone 11 लेना चाहते हो तो काफी हद तक वो एक फ्यूचर प्रूफ डिवाइस है। इसके अलावा ये पूछना चाह रहे हैं कि सर Samsung S21 Plus और iPhone 12 और OnePlus 9 Pro का एक कंपैरिजन कर दो और ये बता दो कि इन तीनों में से किन का बेटर कैमरा है। अब इसके अंदर और बहुत सारे और कंपैरिजन क्वेश्चंस के अंदर मैं एक चीज़ ये बोलना चाहता हूँ और ये मैंने आपको कई टाइम से नहीं बताई है बहुत सारे दर्शकों को, और वो ये है कि यार हमारी जो टीम है ये स्प्लिट है। कुछ लोग दिल्ली में रहते हैं, कुछ लोग मुंबई में रहते हैं और मोस्टली जो हमारे रिव्यूअर्स हैं वो मुंबई में रहते हैं। मैं खुद दिल्ली में रहता हूं। तो अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो महामारी चल रही है उसकी वजह से हम लोग एक जगह पे नहीं मिल पा रहे। हम लोगों को जो अपने रिसोर्सेज हैं उनको सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो जो बहुत सारे स्मार्टफोन्स के ब्रांड्स हैं वो डिफरेंट रिव्यूअर्स के पास में जाते हैं। और उसके अलावा इवन अगर आप सेम ब्रांड को ले रहे हो तो वो भी उनके जो 3 वेरियंट्स है, इवन आप Mi 11X को देख लो, इसके भी 3 वेरियंट्स है, वो तीनों वेरिएंट्स किसी डिफरेंट रिव्यूअर्स के पास में गए। वो इसलिए क्योंकि आप जैसे कि देख सकते हो अभी इतने सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं कि एक सिंगल रिव्यूअर के ऊपर ये सारी चीज़ें देना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और इसकी वजह से हम एक जगह इकट्ठे नहीं हो पाते हैं और एक जगह इकट्ठे होके इन सारे डिवाइसेस को एक साथ कंपेयर नहीं कर पाते। ज़रूर आप ये कह सकते हो कि सिर्फ ऑन पेपर कंपैरिजन करके दिखा दो, लेकिन वो हमारे वैल्यूज़ और एथिक्स के साथ में मैच नहीं होता है। अगर आपने कभी भी हमारे पुराने कंपैरिजन्स को देखा होगा तो आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि हम लोग बहुत ही हैवी टेस्टिंग करते हैं। और वो इसलिए आप सिर्फ एक उदाहरण ले लो, कैमरा, ठीक है। 2 स्मार्टफोन्स के अंदर आपको सेम 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा, लेकिन उसके अलावा उन दोनों के अंदर सेम लेंस भी होगा, पर जो इमेज प्रोसेसिंग है उसके अंदर भी तो काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। तो इसके अंदर अगर हम लोग ऑन पेपर कंपैरिजन आपको करके बता दें तो उसका सेंस नहीं बनेगा। हम लोग इसीलिए एकदम साइड बाय साइड कंपैरिजन्स करते हैं और कोशिश करते हैं आपको सबसे ट्रूथफुल कंटेंट देने की, और इसी की वजह से, इसी के चलते हम कंपैरिजन्स अब नहीं कर पा रहे। जैसे ही हम लोगों को पहला मौका मिलेगा कोई भी कंपैरिजन करने का, चाहे वो Redmi Note 10 का क्यों ना हो, इवन दो उसका टाइम निकल चुका है, हम सबसे पहले वही करेंगे क्योंकि आपके जो वांट्स है वो हमारे लिए सबसे फोरमोस्ट है। ये मत सोचिए कि हम लोग इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, बस हम लोग भी कई हद तक पीछे ऐसे पड़े हुए हैं कि यार कब ये महामारी ख़त्म हो और हम लोग कब अपने जो टॉप क्वालिटी कंटेंट है उसको बनाना शुरू करें। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है नवीन कुमार जी से और वो ये पूछना चाह रहे हैं कि 20,000 रुपए के अंदर बेस्ट लैपटॉप कौन सा होगा। अगर आप हमारा पिछला एपिसोड देखोगे टेक आपकी जुबान में का, तो उसके अंदर आपको इसका एग्जैक्ट सेम आंसर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये हमें पूछा गया था सागर जी से। तो इसके जो लिंक्स है, जो हम लोगों ने 3 लैपटॉप
लैपटॉप्स पिछली बार सजेस्ट किए थे 20,000 रुपए के अंदर, उसको वो आपको देखने को मिल जाएंगे हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और पिछले एपिसोड के डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो जरूर इन 3 लैपटॉप्स को चेकआउट करना ना भूले। और एक और चीज़, मैंने पिछले एपिसोड में भी यही कहा था कि 20,000 जो रुपए है, ये जो प्राइस ब्रैकेट है, इसके अंदर आपको ज़्यादा अच्छे फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे और कई बार आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे अपने लैपटॉप को यूज़ करते करते। तो अगर आप थोड़ा सा टाइम और स्पेंड कर सकते हो सेविंग्स के ऊपर, तो सिर्फ 10,000 रुपए एक्स्ट्रा अगर आप स्पेंड कर सकते हो तो आपकी जो लाइफ है वो काफ़ी हद तक ईज ऑफ हो जाएगी। अच्छा आइडिया नहीं होता है कभी भी एक सस्ते डिवाइस को खरीदना जो आप लॉन्ग टर्म यूज़ करने वाले हो, और लैपटॉप एक ऐसा डिवाइस होता है जो आप कई सालों तक यूज़ करते हो। तो इसीलिए ये कहते हैं कि आप इन सब चीज़ों के अंदर थोड़े और पैसे लगा के एक अच्छा डिवाइस अपने लिए खरीदें। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है महेश कुमार जी से, और वो ये पूछना चाहते हैं कि यार ये ROG Phone 5 का रिव्यू आने वाला है या नहीं। तो ये एक्चुअली बहुत ही कंफ्यूजिंग सी चीज़ हो गई थी हमारे साथ में। जब हमारे पास में रिव्यू यूनिट आया था ROG Phone 5 का, वो किसी और कंट्री का था और वो इंडिया के लिए नहीं बना हुआ था, तो हम लोगों ने उसकी वजह से इस स्मार्टफोन को रिव्यू नहीं किया। और हम लोग को रिसेंटली अभी पता चला है कि इसका जो स्मार्टफोन का जो इंडियन रिव्यू यूनिट है वो हम लोग को नहीं मिलने वाला है, तो उसकी वजह से हम लोग इस फ़ोन का रिव्यू नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट कमेंट हम लोग के पास आ रहा है इंद्रवीर सिंह जी से, और ये पूछना चाहते हैं कि iPhone 11 का जो LCD डिस्प्ले है वो क्या Samsung Galaxy S20 FE के AMOLED डिस्प्ले से बेटर है या नहीं। मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि नंबर 1 उसकी जो रेजोल्यूशन है वो इसके AMOLED डिस्प्ले से काफ़ी कम है, और दूसरी बात मेरे को LCD डिस्प्लेस इतने कुछ खास वाइब्रेंट नहीं लगते। ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि मैंने इन दोनों स्मार्टफोन्स को यूज़ किया है, तो मेरे को जो S20 FE का जो डिस्प्ले था वो ज़्यादा पसंद आया इन कंपैरिजन टू iPhone 11 का। इसके बाद में ये बोलना चाह रहे हैं कि और मुझे एप्पल इवेंट की सबसे ज़्यादा जो बात है वो ये पसंद आई कि हमारे पास में पर्पल कलर ऐड कर दिया था iPhone 12 सीरीज़ के अंदर। इसके बाद में जो क्वेश्चन है वो ये है कि iPhone 12 या iPhone 12 मिनी कब तक 50,000 रुपए से कम के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपको थोड़ी देर इसके लिए रुकना पड़ेगा, और थोड़ी देर से मेरा मतलब है एटलीस्ट इस साल के एंड तक, जब तक हमारे पास में नेक्स्ट जनरेशन ऑफ आईफोन्स नहीं आ जाते। अब मैं श्योर नहीं हूँ कि हमारे पास में iPhone 12s या फिर जो S सीरीज़ है वो आने वाली है, या फिर हमारे पास में आने वाली है एक ब्रांड न्यू iPhone 13 सीरीज़। इसके बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है हमें, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 50,000 रुपये के अंदर आने के लिए iPhone 12 सीरीज़ को थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो इसलिए क्योंकि iPhone के जितने भी 12 सीरीज़ के स्मार्टफोन्स हैं उनके अंदर एक AMOLED डिस्प्ले है, और उनकी जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली उसकी वजह से iPhone 11 सीरीज़ से ज़्यादा है। iPhone 11 सीरीज़ का जो बेस वेरिएंट था उसके अंदर बहुत सारे वैल्यू फॉर मनी कंपोनेंट्स यूज़ किए गए थे, और उसी की वजह से वो काफ़ी हद तक एक चीपर ऑल्टरनेटिव अभी तक रहा है जब से वो लॉन्च हुआ है तब से। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है अनूप पेडनेकर जी से। वो ये अपनी पहले तो राय देना चाहते हैं कि एप्पल के प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत महंगे होते हैं, शायद ही कम बजट वाले लोग वो ले पाएंगे। ठीक है, मैं आपके साथ काफ़ी हद तक सहमत हूँ, क्योंकि हाँ मतलब अगर कोई भी 50,000 रुपये के ऊपर किसी का भी प्राइस पॉइंट शुरू होता है किसी भी सीरीज़ का, तो उसका मतलब है कि वो एक एक्सपेंसिव स्मार्टफोन है। इसके बाद में वो ये कहना चाह रहे हैं कि शुभम भाई, क्या आपको नहीं लगता कि एप्पल को 30,000 रुपये के प्राइस रेंज के अंदर अपने स्मार्टफोन्स लॉन्च करने चाहिए, और इनको अपना जो डिज़ाइन है वो iPhone SE 2020 जैसा नहीं रखना चाहिए। इनफैक्ट जो उनका नया जनरेशन है iPhone 10 से जो नई जो उनकी बॉडीज़ है, जैसे कि ये वाली है नॉच के साथ में और एक 16:9 बॉडी के साथ में एज टू एज, वैसे टाइप का डिज़ाइन रखना चाहिए। तो आपका जो क्वेश्चन है वो काफ़ी हद तक इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसके बाद में आपने ये भी कहा है कि अगर ये बजट स्मार्टफोन्स बनाएंगे तो ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड रहेंगे। तो आपको ये बात समझनी होगी कि सबसे पहली बात तो आईफोन का जो कोर मार्केट है वो सिर्फ इंडिया नहीं है। वो जो अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं वो बाहर के मार्केट्स के अंदर भी बेचते हैं, जहाँ पर लोगों की जो बेस इनकम होती है वो काफ़ी हाई होती है, और एप्पल को प्रीमियम प्रोडक्ट्स के लिए ही ज़्यादातर जाना जाता है। तो उनको पता है कि ये जो बजट सेगमेंट है उसके अंदर सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ तो है, लेकिन उनकी जो टारगेट जो ऑडियंस है
वो एक्चुअली प्रीमियम कस्टमर्स हैं, ना कि बजट कस्टमर्स। अभी तक आप जो भी उनके प्रोडक्ट्स देखोगे, बहुत ही कम प्रोडक्ट्स एक रीजनेबल प्राइस के ऊपर वो बेचते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनको भी पता है कि वो एक लग्जरी ब्रांड है, और जैसे ही उन्होंने अपना स्टेप डाउन किया, वो इनके थोड़े से बजट ब्रांड्स के रीच तक आ जाएंगे, और वो उनके ब्रांड वैल्यू के लिए थोड़ा सा खराब लगेगा। लेकिन एट द सेम टाइम हम सबको पता है कि ये जो कोविड का जो अभी मौसम चल रहा है और ये जो महामारी चल रही है, इसके चलते हम लोग को ये भी पता है कि तंगी जल्द ही आने वाली है, और लोगों की जो इनकम है वो धीरे धीरे करके थोड़ी या तो कम होगी, या फिर लोग थोड़े से हेजिटेंट हो गए अपने पैसे को खर्चने में। तो उनको मेरे ख्याल से ये भी पता है कि इस मार्केट के अंदर इसकी वजह से और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर एक बजट आईफोन के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है सागर जी से। उनका काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उनका क्वेश्चन एक्चुअली मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। वो ये बोलना चाहते हैं कि सर, मैंने एक बात फेस की है कि जब भी वो जॉब सर्च करते, चाहे वो लिंक्डइन हो या फिर Indeed.com हो, वहाँ पर उनको बहुत सारे फेक जॉब्स मिलते हैं और साथ में फेक न्यूज़ भी देखने को मिलती है। इसके ऊपर क्या हम लोग एक स्पेशल टॉपिक कर सकते हैं, या तो फिर टेक आपकी ज़ुबान के अंदर, या फिर एक सेपरेट वीडियो? जी हाँ, बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ इन द पास्ट हुई है 3 या 4 साल पहले। तो ये जो आप अगर जानना चाहते हो कि क्या आप दिमाग के अंदर चीज़ें रख सकते हो जब आप ऑनलाइन जॉब सर्चेस करने लगते हो, तो उसके ऊपर मैं जल्द ही वीडियो बनाऊंगा। और साथ ही साथ में अनूप पेडनेकर जी ने आपके जो सवाल है उसका बहुत ही अच्छा आंसर दिया है कम्युनिटी के पोस्ट के ऊपर, तो ज़रूर उस आंसर को भी देखिए। और बहुत ही बड़ा कुडोस, हैट्स ऑफ अनूप पेडनेकर जी को और बहुत सारे और लोगों को जो हमारे कमेंट्स के अंदर बाकी दर्शकों को हेल्प करते हैं। ये इन इटसेल्फ एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी है वो एक दूसरे को हेल्प करने में बहुत ज़्यादा बिलीव करती है। तो थैंक यू वेरी मच एक दूसरे को हेल्प करने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है अभिषेक पटेल जी से। वो ये पूछना चाहते हैं कि मेरा सवाल ये है कि आजकल इंडिया में 10,000 रुपए से अंडर में अच्छे फ़ोन्स क्यों नहीं आ रहे हैं, जैसे कि 2019 में आया करते थे। उनके अंदर 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा हुआ करता था, कभी कभी ग्लास बैग्स भी देखने को मिलते थे। आजकल हम लोगों को ऐसा क्यों नहीं देखने को मिलता है? तो सबसे पहली बात, इसका जो रीज़न है वो है यूनियन बजट। उन्होंने ये कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है उनके प्राइसेस इंक्रीज कर दिए जाएंगे। तो इसकी वजह से जो हमारे मोस्टली जो बजट स्मार्टफोन्स हैं वो कहाँ से आते हैं? चाइना से आते हैं। चाइनीज स्मार्टफोन मेकर्स ही इन स्मार्टफोन्स को बनाते हैं। तो उनको भी पता है कि ये जो प्राइम मार्केट है, इसके अंदर उन लोगों को अब फोकस करना पड़ेगा उन फीचर्स के ऊपर जो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है एक ऑडियंस के लिए, और उन चीज़ों के ऊपर थोड़ा कम स्पेंड करना होगा जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, जो ग्लास बैग्स होते हैं वो बहुत ही बड़ी एक लायबिलिटी होती है किसी भी स्मार्टफोन के लिए। क्यों? क्योंकि जब भी आप स्मार्टफोन खरीदते हो, जिस दिन आपने उस स्मार्टफोन की प्लास्टिक सील खोली, उस दिन से उसका डिप्रिसिएशन होना शुरू हो जाता है। और अगर आप उसकी रीसेल वैल्यू को देखोगे तो 1 साल के अंदर वो 50% डिप्रिसिएशन के ऊपर चले जाता है। और अगर आप सपोज 6 महीने के बाद में उस स्मार्टफोन का ग्लास बैग तोड़ देते हो, तो उसका जो रिप्लेसमेंट है वो एक्चुअली उसके करंट डिप्रिसिएटेड वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है। तो इसकी वजह से बहुत सारे कस्टमर्स को ऐसा लगता है कि यार ये बहुत ही बड़ा गिच पिच वाला सीन है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस इन्वॉल्व है। ये एक प्राइम रीज़न है कि आजकल ग्लास बैग्स इंक्लूड नहीं किए जाते हैं बजट स्मार्टफोन्स के अंदर। और दूसरी बात ऑब्वियसली ये है कि ग्लास बैग्स बनाना भी काफ़ी एक मुश्किल काम होता है एक लिमिटेड प्राइस पॉइंट के अंदर, एक बजट प्राइस पॉइंट के अंदर। दूसरी बात, जो आप 13 मेगापिक्सल का कैमरा बोल रहे हो, ये मेरा भी बहुत बड़ा ग्राइप है। ना ही सिर्फ 13 मेगापिक्सल का कैमरा, अगर हम लोग को 24 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जाए एक बजट स्मार्टफोन के अंदर, तो हमारी जो सेल्फीज़ है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि हम लोग को बेटर डिटेल्स देखने को मिलेगी हर फोटो के अंदर। लेकिन सैडली जो सेल्फी कैमरा है वो इतना बड़ा सेलिंग पॉइंट नहीं है एक बजट स्मार्टफोन के अंदर। ज़्यादातर लोग यही सोच के एक स्मार्टफोन खरीदते हैं कि वो कितने साल चलेगा, ये नहीं देखते कि क्या वो उस स्मार्टफोन के साथ में बेस्ट सेल्फी खरीद सकते हैं अगर उसका जो दाम है वो 10,000 रुपये से कम है। तो ये जो एक बैलेंसिंग एक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप एक 10,000 रुपये का स्मार्टफोन बनाते हो। अगर आपको इसके बारे में और जानना हो तो ज़रूर हमारे पिछले एपिसोड को देखिए।
फाइनली हम लोग वापस महेश भंडारी जी के ऊपर आ जाते हैं और वो ये बोलना चाहते हैं कि शुभम भाई एक स्मार्टफोन्स की यूज़र इंटरफेस के ऊपर वीडियो बना दो। ठीक है, चाहे वो MIUI हो, चाहे वो फन टच हो, ये सारी चीज़ों के बारे में आपने मेरे ख्याल से 3 या 4 हफ्ते पहले भी पूछा था और मुझे लगता है कि मैंने इसका जवाब ज़रूर दिया है, या तो 2 एपिसोड पहले या फिर 3 एपिसोड पहले मैंने, क्योंकि आपका जो कमेंट है वो ज़रूर पढ़ा है और मैं जल्द ही इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो अभी करंटली मेरे पास पाइपलाइन में कौन कौन सी 2 वीडियोस बनाने हैं, तो ये है और दूसरा है लिंक्डइन के ऊपर या फिर जॉब पोर्टल्स के ऊपर, जहां पर मैं आपको टिप्स दे सकूं कि आपको किन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। तो ये तो हो गई मेरी 2 पाइपलाइन के अंदर वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए। चलिए, इसके साथ में हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि आज का जो एपिसोड है वो डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जो जान है वो खोई है इस महामारी के अंदर। मैं आपको सिर्फ एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ जितने भी प्रिकॉशंस आप ले सकते हो उनको प्लीज़ ले लो और घर के अंदर ही रहो, जिससे कि आप ना ही अपने आप को बचा पाओ पर अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बचा पाओ और जो बाकी के लोग हैं उनको भी आप सेफ रख सको, जब तक ये जो पूरा पैंडेमिक है वो ख़त्म नहीं हो जाता या फिर कंट्रोल में नहीं आ जाता है। जब तक हमारे पास में इतने रिसोर्सेज ना आ जाएं कि हमारे पास में जितने पेशेंट्स हैं और जितने बेड्स हैं उनका जो रेशो है वो कई हद तक फिजल आउट हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ सावधानी बरतें। अगर आप एक वैक्सीनेशन कराना चाहते हो अपनी, तो उसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाई है कुछ ही दिन पहले, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। हम लोगों ने उसके ना सारे जितने भी डिटेल्स है वो देने की कोशिश की है, जिससे कि आप अपने आप को रजिस्टर कर सको कोविन पोर्टल के ऊपर या फिर आरोग्य सेतु या फिर उमंग ऐप के थ्रू कोविन पोर्टल के ऊपर। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए, अपने आप को अच्छे से सेफ रखिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को सेफ रखिए। ये टाइम बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है, ना ही सिर्फ उन लोगों के लिए जो इसके थ्रू गुजर रहे हैं, पर उन लोगों के लिए भी जो बाकी लोगों को गुजरते हुए देख रहे हैं। इसके साथ में ये वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। हमेशा की तरह मैं आपको ये कह दूं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए और हमेशा की तरह याद रखें कि टेक की सारी खबरों के लिए लॉग इन करें hindi.gadgets360.com पे।